हेलो फ्रेंड्स, सीटीजी कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, किस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन में रोल होता है और क्या क्या हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। आज जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन। तो हेडिंग लगा सकते हैं हम यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन। आपको यहाँ डिस्प्ले पर दिख भी रहा होगा कि डिस्प्ले पर एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। यह स्ट्रक्चर जो है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की ही स्ट्रक्चर है। हमने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हमारे इलियम वाला पोर्शन जो है, ये हमारा इलियम वाला पोर्शन है। हमने कहा था कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक ड्यूडेनम वाला, एक जेजुनम वाला और एक इलियम वाला। तो इलियम वाला पोर्शन जो है वो किस प्रकार से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है? क्या होता है? यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है। इसका नाम क्या बताया था? इसका नाम बताया था आपको इलियोसिकल वाल्व। और यह जो इलियोसिकल वाल्व है, इस इलियोसिकल वाल्व की सहायता से हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किसमें ओपन हो रही है? वो ओपन हो रही है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में कहां पर? लार्ज इंटेस्टाइन की भी सीकम वाले पोर्शन के अंदर ओपन हो रही है। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एक यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? ऐसे वाल्व जो एक ही दिशा में ओपन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको हम यूनिडायरेक्शनल वाल्व के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? वो एक यूनिडायरेक्शनल वाल्व जिसका नाम क्या है? इलियोसिकल वाल्व। उस इलियोसिकल वाल्व के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है। ठीक है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, देखो लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पोर्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। ये वाला पोर्शन जो लार्ज इंटेस्टाइन में दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? इस वाले पोर्शन को सीकम बोल रहे हैं, दिख रहा है। ये वाला एक पोर्शन दिख रहा है नीचे की ओर, इसको क्या बोल रहे हैं? इसको अपेंडिक्स बोल रहे हैं। ठीक है। उसके ऊपर की ओर ये वाला पोर्शन जो है ये कोलन होता है। ये वाला पोर्शन जो है ये भी कोलन है। ये वाला पोर्शन जो है ये भी कोलन है। ठीक है। ये वाला पोर्शन भी कोलन का पोर्शन होता है। लास्ट में ये वाला पोर्शन जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टम बोल देते हैं। और लास्ट में क्या होता है? एनस के द्वारा क्या होता है? बॉडी से बाहर ओपन हो जाता है। तो हमने क्या बताया था आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है। दोनों के दोनों प्रोसेस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होते हैं। ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो है उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? विलाई पाई जाते हैं। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उस स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे ये मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमन है, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमन के अंदर ऐसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर पाई जाती है। इन छोटी छोटी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इन छोटी छोटी स्ट्रक्चर को विलाई बोलते हैं। क्या कहलाते हैं? ये विलाई के नाम से जाने जाते हैं। इनको बोलते हैं हम विलाई। ये विलाई क्या करते हैं? ये विलाई सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ाते हैं? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। और सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या होता है? सरफेस एरिया के बढ़ने से डाइजेशन जो है, उस डाइजेशन के साथ साथ जो हमारा मेनली एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो हमारी स्मॉल, और ये जो हमारी विलाई होती है, इन विलाई भी क्या पाई जाते हैं? इन विलाई के अंदर यहाँ पर ये जो मैंने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया ना, ये वाली स्ट्रक्चर क्या होती है? इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं लैक्टियस। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं लैक्टियस बोलते हैं। तो लैक्टियस क्या करती हैं? लैक्टियस जो है वो अब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करने का काम करती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब क्या बचा? अब बचा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू किसमें हुई? लार्ज इंटेस्टाइन में कंटिन्यू हुई। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पोर्शन बताए? इसको इरेज कर लेते हैं एक बार हम। ठीक है। हम कैरेक्टर लिखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। ठीक है। पहला कैरेक्टर क्या होता है? लेंथ कितनी होती है भाई? हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ लगभग 1.5 मीटर उसकी लेंथ होती है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 मीटर के करीब लंबी है, लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 मीटर के करीब लंबी है। लेकिन डायमीटर क्या होता है इसका? इसका डायमीटर जो है वो ग्रेटर देन होता है
स्मॉल इंटेस्टाइन के डायमीटर की तुलना में, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसीलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोल दिया गया है। ठीक है, तो लेंथ कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। दूसरी क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, दूसरी आती है कि यहाँ पर क्या होता है, अब्जॉर्प्शन का काम ही होता है, यहाँ पर डाइजेशन का काम नहीं होता है, क्योंकि डाइजेशन का काम तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, यहाँ पर किसका अब्जॉर्प्शन होता है, तो मोस्टली वाटर का अब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें कि तीसरी क्या प्रॉपर्टी होती है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे ए नंबर दे देते हैं, एक पार्ट का नाम होता है सीकम, एक पार्ट का नाम होता है कोलन, एक पार्ट का नाम होता है रेक्टम, और फिर क्या होता है, ये एनस के द्वारा बॉडी से बाहर खुल जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। जो कोलन वाला पार्ट है, मैंने बताया ना आपको कि ये वाला पोर्शन कोलन का है, ये वाला पोर्शन भी कोलन का है, ये वाला पोर्शन भी कोलन के हिस्से में आता है, और ये वाला पोर्शन भी कोलन के हिस्से में आता है। देखो आपको नाम भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला पोर्शन जो मैंने दिखाया यहाँ पे, ये वाला पोर्शन जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि यह पोर्शन ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए इस वाले पोर्शन को क्या नाम दिया, एसेंडिंग कोलन। ऊपर की ओर जाने का मतलब क्या होता है, एसेंडिंग। तो एक पोर्शन कौन सा हो गया, एसेंडिंग कोलन है। ठीक है, फिर ये वाला पोर्शन देखो, अब ये वाला पोर्शन क्या है, ट्रांसवर्स है। चूंकि यह ट्रांसवर्स है इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, इसलिए इसको नाम दे दिया गया ट्रांसवर्स कोलन है। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो इसे क्या नाम दे दिया, इसे नाम दे दिया डिसेंडिंग कोलन है। डिसेंडिंग कोलन, चूंकि नीचे की ओर आ रहा है इसलिए इसे क्या बोलेंगे, इसे डिसेंडिंग कोलन बोल देंगे। एंड लास्ट में फाइनली आपको जो ये पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये एक सिग्मा शेप के अंदर है, इसलिए इसका नाम क्या दे देते हैं, इसे बोल देते हैं सिग्मोइड कोलन है। सिग्मोइड कोलन। तो कितने पार्ट हो गए, इस प्रकार से आप देखोगे यहाँ पर, तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उस लार्ज इंटेस्टाइन में आपको कितने पार्ट नजर आ रहे हैं, उस लार्ज इंटेस्टाइन के आपको टोटल 4 पार्ट जो है वो नजर आ रहे हैं। कौन कौन से 4 पार्ट नजर आए, ये 4 पार्ट थे आपके एसेंडिंग कोलन, पहला ऑप्शन आ गया हमारा। दूसरा ऑप्शन हमारा डिसेंडिंग कोलन आया, सॉरी ट्रांसवर्स कोलन आया। तीसरा हमारा यहाँ पर डिसेंडिंग कोलन आया, और चौथा कौन सा आ गया यहाँ पर, सिग्मोइड कोलन आ गया। तो ये टोटल कितने पोर्शन हो गए हमारे, टोटल 4 पोर्शन हो गए। ठीक है, लेंथ बताई, एब्जॉर्प्शन की बात बताई, पार्ट्स के नाम बताए। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको ये वाली एक स्ट्रक्चर दिख रही है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अपेंडिक्स लिखा है। ठीक है, तो एक नया पेज ही ले लेते हैं। इसका एक पोर्शन जो है, जो अपेंडिक्स होता है, ठीक है, अपेंडिक्स की खास बात क्या होती है, अपेंडिक्स की खास बात होती है कि अपेंडिक्स, पहली बात तो ह्यूमन बीइंग के अंदर अपेंडिक्स क्या होता है, एक वेस्टिजियल पोर्शन होता है। वेस्टिजियल पोर्शन यानी कि अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग कैसे रह गया, क्योंकि पहले क्या होता था, इस अपेंडिक्स के अंदर एक एंजाइम निकलता था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सेलुलेज। पहले इस अपेंडिक्स के ल्यूमन से एक एंजाइम निकलता था, उस एंजाइम का नाम था सेलुलेज। लेकिन पहले कब, जब इंसान शुरुआती दौर के अंदर वो घास फूस खाता था, तो उस कंडीशन में इन घास फूस में क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए पाया जाने वाला एंजाइम सेलुलेज कहाँ से निकल रहा है, अपेंडिक्स से निकल रहा है, अपेंडिक्स की ल्यूमन से निकल रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमने उन चीजों को खाना छोड़ दिया, तो जब उन चीजों को खाना छोड़ दिया तो सेलुलोज के डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, तो सेलुलेज एंजाइम धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब अपेंडिक्स की भूमिका क्या रह गई, अब अपेंडिक्स की भूमिका एक अवशेषी अंग, एक वेस्टिजियल पोर्शन के रूप में ही रह गई है। तो जो हमारा अपेंडिक्स होता है, यह अपेंडिक्स क्या होता है, एक अवशेषी ऑर्गन रह गया। पहले कभी इसके अंदर सेलुलोज के पाचन के लिए सेलुलेज एंजाइम निकला करता था, लेकिन करंटली क्या है, ये एक वेस्टिजियल पोर्शन है। कई बार क्या होता है कि इस अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। जब अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अपेंडिसाइटिस के नाम से जानते हैं।
अपेंडिक्स में होने वाले इन्फेक्शन क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स में होने वाले इन्फेक्शन को हम अपेंडिसाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब अपेंडिसाइटिस होता है तो उसको क्या करना पड़ता है? इमीडिएटली ऑपरेट करना पड़ता है, एक सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन मानी जाती है। ठीक है, अदरवाइज अपेंडिक्स रप्चर हो सकता है या पेरिटोनाइटिस जैसे इन्फेक्शन किसी पर्सन की बॉडी में फैल सकते हैं। तो ये बात है अपेंडिक्स की। ठीक है, दूसरा हमने कौन सा पोर्शन बताया? दूसरा पोर्शन देखो आप, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन, इसको क्या नाम दे रखा है? इसको हम एक बार ग्रीन से दिखाते हैं आपको। तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इसको मैंने ग्रीन से इंडिकेट किया है, इसको नाम दे रखा है सीकम। सीकम क्या होता है? सीकम एक ब्लाइंड पाउच होता है। सीकम एक ब्लाइंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें जाकर के हमारा इलियम वाला पोर्शन इलियोसिकल वाल्व के द्वारा क्या होता है? ओपन होता है। ठीक है, अब जो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इस लार्ज इंटेस्टाइन की ये पार्ट हो गए। ठीक है, सीकम, कोलन, रेक्टम और एनस। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ माइक्रोफ्लोरा पाए जाते हैं। क्या पाई जाती है इसके अंदर? इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ माइक्रो फ्लोरा का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पर क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होते हैं? अच्छे या सहजीवी होते हैं। सहजीवी क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस बोलते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीविता। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होते हैं? सिम्बायोसिस होते हैं। मतलब हमें क्या होता है? ये हमारी बॉडी में रहते हैं, इन्हें हमसे प्रॉफिट मिल रहा है और हमें इनसे प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये क्या होगी? सहजीविता हो गई। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो हमारे सहजीवी होते हैं। ये करते क्या हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर जैसे विटामिन के का भी कुछ अमाउंट में प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया तो कई बार ये जनरेट करते हैं, उसको तो नहीं काउंट करेंगे। दूसरा हम अगर यहाँ पे लेना चाहें तो इसको तो इरेज करते हैं। ठीक है, पहला हमने क्या बताया कि ये विटामिन के जो है उस विटामिन के का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ये दूसरा जो है ये हमारे स्टूल जो है उस स्टूल के सॉफ्टवेयर की तरह भी काम करते हैं। मतलब क्या करते हैं? ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कुछ अमाउंट के अंदर कुछ विटामिन का प्रोडक्शन भी करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जा रहे हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस यानी सहजीविता का उदाहरण होते हैं। और क्या करते हैं? हम इनके लिए बेनिफिशियल है और ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ विटामिन लाइक विटामिन के का प्रोडक्शन करते हैं और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के अंदर भी क्या करते हैं? एक रोल प्ले करते हैं। वैसे कॉन्स्टिपेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल वाटर की अमाउंट का होता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा वाटर का अब्जॉर्प्शन अधिक अमाउंट में कर लिया जाए तो उस टाइम पर जो फिकल मटेरियल या जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है, और जैसे ही स्टूल हार्ड होता है उस कंडीशन में वह कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करने का काम करता है। अगर वाटर की अमाउंट का अब्जॉर्प्शन कम होगा तो स्टूल के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा रहेगी, तो स्टूल क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा, और लिक्विड स्टूल का बॉडी से बाहर निकलना क्या कहलाता है? डायरिया कहलाता है। तो पर्सन के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित अगर डिसऑर्डर्स की बात की जाए तो उसमें क्या क्या हो सकता है? उसके अंदर आपका कॉन्स्टिपेशन आ सकता है, उसमें आपका डायरिया आ सकता है। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित क्या होते हैं? डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमने किस किस की बात की यहाँ पे? हमने बात की यहाँ पे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन फंक्शन मतलब मोस्टली किसका अब्जॉर्प्शन करती है? मोस्टली वाटर का अब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, डायमीटर क्या है? ज्यादा है कंपेरेटिवली टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसीलिए क्या कहा? इसीलिए इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। कौन कौन से पोर्शन होते हैं? एक सीकम होता है, एक कोलन होता है, एक रेक्टम होता है, एक एनस होता है। जो कोलन है इससे कितने पोर्शन होते हैं? इसके 4 पोर्शन है। असेंडिंग कोलन, जो कोलन का पोर्शन ऊपर की ओर जा रहा है, असेंडिंग कोलन। ट्रांसवर्स कोलन, जो कोलन का पोर्शन ट्रांसवर्सली सिचुएटेड है, ट्रांसवर्स कोलन। जो कोलन का पोर्शन नीचे की ओर आ रहा है उसे डिसेंडिंग कोलन, और जो कोलन का पोर्शन सिग्मोइड शेप बना रहा है ये वाली, इसको क्या बोल दिया गया? सिग्मोइड कोलन बोल दिया गया। और लास्ट में रेक्टम आता है। रेक्टम में क्या होता है? स्टूल जो होता है वो यहीं पे स्टोर होता है। ठीक है, और जब क्या होता है? हमें अर्ग होती है
जब हमें इच्छा होती है स्टूल पास करने की, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्टूल यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो शुरुआती डाइजेशन कहाँ से हुआ, आपकी ओरल कैविटी से हुआ। ओरल कैविटी से आपने क्या किया, हमने शुरुआत में बताया था आपको, डाइजेशन की कुछ स्टेप्स बताई थी। क्या क्या बताया था हमने, हमने बताया था आपको कि सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन होता है, ठीक है। इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन के बाद में क्या होगा, इंजेक्शन के बाद में उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद में क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में क्या हो जाएगा, उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। यही टोटल 5 स्टेप बताई थी हमने। ये पहली स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये हमारी फोर्थ स्टेप है, ये हमारी फिफ्थ स्टेप है। तो टोटल हमने आपको शुरू में 5 स्टेप बताई थी कि इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी कि खाने को ओरल कैविटी में रखना, अच्छे से चबाना और निगल लेना। सेकंड स्टेप क्या है, डाइजेशन, कहाँ कहाँ हो रहा है, शुरुआत ओरल कैविटी से ही हो गई, ठीक है। ओरल कैविटी के बाद में कहाँ पहुंचा, स्टमक, स्टमक में डाइजेशन हुआ, स्टमक से कहाँ पहुंचा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ, ठीक है। फिर आया हमारा तीसरा स्टेप, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड कहाँ हो रहा है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक है। इन जगह पे क्या हो रहा है, इन जगह पे अब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन के बाद में क्या हुआ, जो कुछ अब्जॉर्ब किया वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए किससे मिलेगी, जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, सबसे पहले पहले आपका कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करेगा, फिर आपका फैट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, फिर आपका प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। तो एनर्जी प्रोडक्शन का काम उसी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस के द्वारा होगा जो आपने क्या किया है, इनटेक में लिया है, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसने हमारी डिफरेंट सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाई। सेल्स ने एनर्जी तो प्रोवाइड कर ली, सेल्स ने हमारी बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस थे उससे एनर्जी जनरेट की, लेकिन अपने वेस्ट सब्सटेंस में तो वो निकालेंगी। तो उनका जो वेस्ट सब्सटेंस या उनका जो कचरा होता है वो क्या होता है, वो वेस्ट सब्सटेंस कहलाता है। तो वो वेस्ट सब्सटेंस क्या होगा, हमारे ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, हमारे इंटेस्टाइन में ही पहुंचेगा, ठीक है। जो फूड मटेरियल के डाइजेशन के बाद में बचा वो भी क्या होगा, वो भी बॉडी बाहर निकालेगी। तो ये सारा का सारा जो सब्सटेंस बना, जो वेस्ट मटेरियल बना, ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल क्या होता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। किस मेथड के द्वारा, एक्सक्रीटरी मेथड के द्वारा। यूरिन बाहर निकलेगा जो कि वाटर सब्सटेंस को लेके जाएगा, जो वेस्ट सब्सटेंस बॉडी के अंदर है। स्टूल जो है वो डाइजेशन के बाद बचे हुए वेस्ट मटेरियल को बॉडी से लेके बाहर निकलेगा। तो ओवरऑल इन 5 ही स्टेप के अंदर क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने शुरू से लेकर के लास्ट का पॉइंट जो था वहां तक कंप्लीट पूरी स्टडी की है, ठीक है। अगर आपको इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो ये साइंस बायोलॉजी वाला पूरा का पूरा पोर्शन है इसको जल्दी ही खत्म करें, ताकि फिर एक नया पोर्शन स्टार्ट किया जाए। तो आज हम क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि जो परिसंचरण तंत्र है उस परिसंचरण तंत्र की शुरुआत करेंगे और उसको हम स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई हुई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।